गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो। आपका हमारे सौंदर्य IAS में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने ये वीडियो शूट किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग 100% हितकर सिद्ध होगा। दोस्तों, आज के चैप्टर में हम भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी भारतीय लोग जो भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर भारतीय आज़ादी का बिगुल बजा रहे थे, आज हम उनके बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। दोस्तों, आज के चैप्टर को हम 2-3 पार्ट हैं, इसके छोटे छोटे टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, हमने आपको एक बार डिस्कस किया था कि 1885 से लेकर जो कांग्रेस की विचारधारा थी, 1885 से लेकर 1896 तक दादा भाई नौरोजी की आइडियोलॉजी पर आधारित थी। दोस्तों, जिनका उद्देश्य हमने बताया था P4 की पॉलिसी, प्रार्थना, याचना, विनती करना, अंग्रेजों के सामने गिड़ाना, इस नीति को P4 नीति कहते हैं। दोस्तों, इस नीति के द्वारा अंग्रेजों पर ये दबाव बनाना कि उनका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, यानी भारत से जो वे डायरेक्ट तरीके से का मतलब व्यापार करके जो पैसा कमा रहे थे, इनडायरेक्ट तरीके मतलब भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिका का सदस्य, विधायिका का सदस्य, कुछ इस तरह से बनाकर वे उनके वेतन के रूप में एक मोटी सी रकम ले जा रहे थे। इनको दादा भाई नौरोजी ने इनडायरेक्ट बताया था। दोस्तों, तो इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम के सोर्स को समाप्त करने की बात की गई थी। दोस्तों, हमने फिर आगे बताया था 1896 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की नीतियाँ काम करने लगती हैं। दोस्तों, इनकी नीतियों के अंतर्गत ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको ये बताया जाता था कि आप विदेश में ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करो, विदेश में जाओ और भारतीय हित की बात, भारतीय क्रांति की विचारधारा विदेश में फैलाओ और विदेशी सरकार के थ्रू जिस देश में आप जा रहे हो उस देश की सरकार के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रभाव डालो, जिससे ब्रिटिश जो भारत में अपना राज्य शासन चला रही है उसको यहाँ पर कमज़ोर किया जाए और उसकी निंदा की जाए। इसका दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोस्तों हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी भारत से बाहर विभिन्न देशों में जाके, जैसे कुछ लंदन में गए थे, तो कुछ कनाडा में गए थे, तो कुछ पेरिस में गए थे, कुछ जर्मनी में गए थे। दोस्तों, इस तरह से विश्व के विभिन्न देशों में गए थे और उस देश की सरकार के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट पर या ब्रिटिश सरकार पे हमेशा प्रभाव डालते थे और यह प्रेशर डालते थे कि ब्रिटिश किस तरह से भारतीयों को शोषण कर रही है। आज हम लोग इसी को लेकर अध्ययन करेंगे दोस्तों कि वे कौन कौन सी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थी जो विदेश में रहकर इस तरह का कार्य कर रही थी। दोस्तों, उसमें जो पहला नाम आता है, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। दोस्तों, पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। ये दोस्तों ब्रिटेन में बनी थी। इसके फाउंडर की अगर बात कभी किया जाए, इसके फाउंडर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। दोस्तों, इन्होंने 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी। सोहरावर्दी क्या है दोस्तों, आगे हम बताएंगे दोस्तों, अभी नहीं बता रहे हैं। मेडुअल इंडिया में सूफी मूवमेंट, चिश्ती मूवमेंट, तो चिश्ती जो सूफी आंदोलन जो चले थे दोस्तों, सूफी आंदोलन के बहुत सारे पार्ट थे और विचारधारा थी सूफी के। उसी सूफी की विचारधारा में एक शब्द है सोहरावर्दी विचारधारा। ठीक है दोस्तों, बाद में हम बताएंगे। ये अब्दुल्ला सोहरावर्दी इसके इंडियन होम रूल लीग के सोसाइटी के ये उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, इनके अतिरिक्त जो इनके प्रमुख सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर, अजीत सिंह, ये इसके प्रमुख सदस्य के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अच्छा, इनका क्या उद्देश्य था जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना था? दोस्तों, हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन की स्थापना करना और इसी स्वशासन की स्थापना का ये प्रेशर ब्रिटिश संसद पे दोस्तों डालते थे। दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी हमने आगे एक बार डिस्कस किया है कि 1916 में भारत में
होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों। यह तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल मूवमेंट चलाए गए थे दोस्तों। सेम वही चीज़, इसका भी वही उद्देश्य था कि होम रूल का मतलब स्वशासन, भारत में अपना शासन स्थापित करना था दोस्तों। क्योंकि इसका मुख्य रीजन ये था कि 1 नवंबर 1858 जो इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का आदेश पत्र पढ़ा गया था दोस्तों, उस आदेश पत्र के साथ ही भारत जो था वो ब्रिटेन की एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था दोस्तों। किसका? एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था। और जब भारत ब्रिटेन के एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था दोस्तों, तो ब्रिटेन में ये नियम था कि जो ब्रिटेन के जो भी राज्य थे वहाँ की शासन व्यवस्था दोस्तों वहाँ के लोगों के द्वारा नियंत्रित होती थी, और ब्रिटिश का जो पर्सन होता था वो नाम मात्र का प्रमुख होता था। इसी विचारधारा को एनी बेसेंट ने भी अप्लाई किया था दोस्तों। इसी विचारधारा को हम होम रूल आंदोलन में भी देखेंगे, और यही विचारधारा दोस्तों, इसी चीज़ की मांग इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी के द्वारा ब्रिटेन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया जा रहा था दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी ऐसा स्थापित करने का सुझाव कृष्ण वर्मा जी को किसने दिया था दोस्तों? तो इसका सुझाव हिंडमैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? हिंडमैन के द्वारा दिया गया। अच्छा, हिंडमैन के द्वारा जब ये सुझाव दिया गया और श्याम जी कृष्ण वर्मा इस तरह से आंदोलन करने लगे दोस्तों, तो भारत से बहुत सारे क्रांतिकारी लंदन में जाते थे। तो उन्हीं क्रांतिकारियों को रहने के लिए इन्होंने इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल का निर्माण कराया दोस्तों। ये एक बड़ा सा हॉस्टल था जिसमें जो क्रांतिकारी यहाँ से जाते थे और वहाँ पर भी इंडिया होम रूल सोसाइटी के जो भी क्रांतिकारी रहते थे वो इसी हॉस्टल में रहते थे, जिससे वे अपनी क्रांति की गतिविधियों को नेतृत्व कर पाते थे दोस्तों। और इस अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने एक इंडियन सोशलिस्ट दोस्तों, कौन सी न्यूज़पेपर? इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र भी जारी किया दोस्तों। और इस समाचार पत्र के थ्रू ये अपने क्रांतिकारी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का दोस्तों कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ें और ध्यान रखना कि जब इनकी गतिविधियाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी दोस्तों 1 by 1, तो अब ये इनकी गतिविधियां अंग्रेजों की निगाह में आने लगी। तो सबसे पहले कदम क्या हुआ गुरु दोस्तों? एक लंदन का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था द टाइम समाचार पत्र ने होम रूल गतिविधि को सबसे पहले ब्रिटेन में पब्लिश किया, किस तरह से भारत में कार्य हो रहे हैं। और इसने इतना नकारात्मक ढंग से दोस्तों इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को प्रेजेंट किया कि इसी के बाद ब्रिटिश सरकार इस संगठन पर कठोर कदम उठाना शुरू कर देती है दोस्तों। और कठोर कदम उठाना शुरू कर देती है, ऐसा माना गया है कि उस समय जो भारतीय सचिव था वायली, भारतीय सचिव ने श्याम जी कृष्ण वर्मा पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। मानसिक प्रेशर दबावना शुरू कर देता है, और कुछ दबाव इस तरह से होता है दोस्तों कि श्याम जी कृष्ण वर्मा अपने को बचने के लिए, अपने को संगठन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दोस्तों वे भारत को छोड़कर, लंदन को छोड़कर दोस्तों पेरिस में भी भाग जाते हैं। यहाँ तक की स्थिति हो गई थी दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब वे लंदन जाने लगते हैं ना, तो बीडी सावरकर को अपना असिस्टेंट नियुक्त करते हैं दोस्तों। बीडी सावरकर का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर, और विनायक दामोदर सावरकर लंदन में लेकर संगठन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब इसके चूँकि जो सदस्य थे दोस्तों, अब इसको हमें थोड़ा सा देख लेना। पहला जो प्रमुख सदस्य बन रहे हैं बीडी सावरकर जी, ये क्या हैं दोस्तों? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। इन्होंने 1908 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों, और इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह की सभी घटनाओं को
तथ्यपरक वर्णित किया है। यानी कहने का मतलब अगर आपको 1857 के विद्रोह का पूरा एनालिसिस करना हो तो दोस्तों इस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि इस बुक से अच्छी और कोई भी लेखन शैली नहीं है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर यशवंत सेन थे दोस्तों, इन्हें सरकारी इतिहासकार बोला गया है। उन्होंने भी इतना सुव्यवस्थित वर्णन 1857 का नहीं किया है जितना बी.डी. सावरकर जी ने किया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 भारत के नासिक में दोस्तों, महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था दोस्तों। और इसका भी उद्देश्य भारत की क्रांति को बढ़ाना था। और इसी संगठन में एक सदस्य थे दोस्तों जिनका नाम था लक्ष्मण कन्हारे। इन लक्ष्मण कन्हारे जी ने नासिक के जो डीएम थे 1909 में जैक्सन था, डीएम की हत्या कर देते हैं दोस्तों। और जब डीएम की हत्या कर देते हैं तो डीएम की हत्या का पूरा, नासिक की डीएम की हत्या होती है, इसी को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस बोला गया है दोस्तों। और इसी केस के कारण केस के क्या कहते हैं, दोषारोपण में बी.डी. सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। जबकि बी.डी. सावरकर उस समय कहाँ थे, ये लंदन में थे दोस्तों, ठीक है। और गिरफ्तार करके इन्हें भारत में ले आया जा रहा था दोस्तों। तभी इन्होंने शौच का बहाना लेकर थोड़ा सा दूर हटते हैं और समुद्र में जंप कर देते हैं। अब समुद्र में जब जंप कर देते हैं, कूद जाते हैं, तो समुद्र में दोस्तों ये तैरने लगते हैं। बहुत बड़े तैराक थे दोस्तों। और ये तैराकी करके फ्रांसीसी बस्ती में चले जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन बाद में ब्रिटिश दबाव के कारण फ्रांसीसियों को इन्हें अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा दोस्तों। कहा गया है कि बी.डी. सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों कि इन्हें 2 बार काला पानी हुआ था और दोनों बार ये समुद्र को तैर करके ये सुरक्षित हो गए थे दोस्तों। इनके बारे में ऐसी घटनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। तो ये बी.डी. सावरकर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है दोस्तों। यहाँ पे 2 बार समुद्र को तैर करके कौन सा क्रांतिकारी पार हुआ था, तो बी.डी. सावरकर का नाम ही लिया जाता है दोस्तों। अच्छा, दूसरे में प्रमुख पर्सन थे दोस्तों मदन लाल ढींगरा। क्या नाम है दोस्तों, मदन लाल ढींगरा। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी के ये भी दोस्तों एक प्रमुख सदस्य थे। और इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जो फेमस हुए दोस्तों, हुआ ऐसा था दोस्तों कि जो हमने बताया था इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी हैं दोस्तों। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को हमने बताया था कर्नल वायली ने बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था दोस्तों। और जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, इसी प्रताड़ना के कारण ही वे पेरिस में भागे थे दोस्तों। तो मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था दोस्तों कि 10 मई 1908 को लंदन में गदर दिवस मनाया गया था दोस्तों। और इस गदर दिवस में बदला लेने की के बात पर चर्चा हुआ कि हम कर्नल वायली से, जो हमारे गुरु या हमारे प्रमुख श्याम जी कृष्ण वर्मा का इन्होंने मानसिक जो हरासमेंट किया है, इसका मैं उनसे बदला लूँगा दोस्तों। और इसी बदले की भावना में, चूँकि कर्नल वायली उस समय क्या था दोस्तों, भारतीय उप सचिव था। और इसी का बदला लेने के लिए मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या कर दी दोस्तों। और कर्नल वायली की जब इन्होंने हत्या कर दी तो बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। और 10 जुलाई 1908 को कर्नल वायली की हत्या हुई थी दोस्तों। उसके बाद मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और लंदन में इनको फांसी दे दी गई दोस्तों। ठीक है, ये दोनों केस क्लियर हो गए। तीसरा केस है इसमें दोस्तों लाला हरदयाल, जो प्रमुख पर्सन है। लाला हरदयाल के बारे में, जैसे ही कर्नल वायली की हत्या होती दोस्तों, तब अंग्रेज इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी पर और ज़्यादा शिकंजा मजबूत कर देते हैं दोस्तों। और उन्हें ये लगता है कि जब भारत में रहकर इन क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या की जा रही है तो फिर इनसे सुरक्षित कैसे हुआ जाए, कैसे सुरक्षित हो हम लोग, तो वे और ज़्यादा कठोर कदम उठा लेते हैं दोस्तों। और फिर ये जो क्रांतिकारी इस ग्रुप के थे, यहाँ से भागना दोस्तों शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कर्नल वायली की हत्या के बाद दोस्तों अत्यधिक
डर जाते हैं और यहाँ से अपने को सुरक्षित बचाने के लिए दोस्तों ये यहाँ से भागकर कनाडा के बाद बर्लिन के बाद सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों शरण लेते हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। आगे हम दूसरे लेक्चर में दोस्तों इसको बना के छोटा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पर्सन अजीत सिंह थे दोस्तों। ये भगत सिंह के चाचा थे दोस्तों। इन्हें भी देश से निकाला कहा गया है। कहा गया था कि इनकी जो शादी हुई थी दोस्तों, शादी के समय ही इन्हें गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया गया था दोस्तों, लेकिन ये अपने भेष को चेंज करके अपनी शादी करते हैं। उसके बाद कभी भी दोस्तों ये घर पे नहीं रहते, ये गुप्त रूप से हमेशा भागे रहते थे, घर से बाहर रहते थे दोस्तों। इनके बारे में बोला गया है कि जब भगत सिंह छोटे थे तब जब अपनी चाची के पास यानी इनकी पत्नी के पास जाते थे तो इनकी पत्नी अपने पति के दुख में हमेशा रोती रहती थी और इसी दुख की भावना से प्रभावित होकर दोस्तों भगत सिंह क्रांतिकारी बनने की भावना से वशीभूत होते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन में दोस्तों शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग मैडम भीकाजी कामा के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों।